नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बिग थिंक एजुकेशन हब में। आज हम कक्षा छठवीं जो NCERT का दीपकम नई किताब है उसका हम प्रथमः पाठा वयम वर्णमालां पठामः इसका अध्ययन करने जा रहे हैं। तो ये शुरू करते हैं हम अपना पहला पाठ। प्रथमा पाठा है वयम वर्णमालां पठामः। हम वर्णमाला को पढ़ रहे हैं। वर्णाः द्विविधा भवन्ति, यानी वर्ण दो तरह के होते हैं। स्वराः व्यंजनानि च, स्वर और व्यंजन, जैसे हम हिंदी में भी पढ़ चुके हैं स्वर और व्यंजन। लेकिन यहाँ पे स्वर जो है संस्कृत में वो 13 प्रकार के होते हैं। अब देखिए स्वराः देखते हैं। स्वराणाम उच्चारणम स्वतंत्र रूपेण भवति। स्वर का जो उच्चारण है वो स्वतंत्र रूप से होता है। स्वर के साथ कोई व्यंजन या कोई भी स्वर नहीं लगता है। जैसे हमारे पास आ है तो ये स्वयं आ ही है, स्वर ही है। इसके साथ कोई भी व्यंजन नहीं लगेगा, ना ही दूसरी कोई मात्रा। ये खुद मात्रा है, मात्रा को ही स्वर कहा जाता है। तो स्वरा द्विविधा संति, दो तरह के स्वर होते हैं। समान अक्षराणी और संध्य अक्षराणी। यानी समान अक्षराणी देखिए क्या है। इस समान अक्षराणी भी दो तरह के हैं। ह्रस्व दीर्घ। ह्रस्व का मतलब होता है लघु, छोटा। दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा या लॉन्ग। ठीक है। ह्रस्व स्वर में हम बहुत जोर से खींच के नहीं बोलते हैं। ह्रस्व स्वर में जैसे अ, इ, उ, री, और ये हो गया री। दीर्घ स्वर में थोड़ा सा खींच के बोला जाता है स्वरों को, जैसे आ, ई, उ, री। ये जो री है आप देख रहे होंगे, यहाँ जो री है वो 2 बार बना हुआ है। तो आजकल जो है ग्रंथों में, संस्कृत ग्रंथों में ये वाले री का प्रयोग कम होता है। पहले संस्कृत के ग्रंथों में ये इस री का प्रयोग ज़्यादा होता था। अब आइए देखते हैं हम संध्य अक्षराणी क्या होता है। ये दो जो स्वर हैं उनके योग से बनता है, उनकी संधि से बनता है। जैसे आ और ई के योग से ए बन रहा है, उसी तरह आ और ए के योग से ए बन रहा है। ठीक है। आगे देखेंगे हम आ और उ के योग से ओ बन रहा है, और अ और ओ के योग से औ बन रहा है। ठीक है। तो ये जो है संध्य अक्षराणी, ये 4 हैं। ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास स्वर कितने हुए? 13 स्वर हुए। देखिए ये हुआ 5 और ये हुआ 4 और ये भी 4 स्वर हुए, यानी 13 स्वर हो गए। उसके बाद है द्योः द्योः निश्चित स्वरियो संधि द्वारा ये नवीना स्वर वर्णा जायन्ते। ये तो हमने पढ़ चुका है। इसके आगे देखते हैं हम अनुनासिक स्वरा। अब देखते हैं अनुनासिक स्वर किसे कहते हैं। मुखेन सह नासिकया अपि उच्चारिताः स्वराः अनुनासिक स्वराः सन्ति। मुख के साथ नाक से भी जो स्वर उच्चारित होते हैं, जिसका उच्चारण नाक से भी होता है, उसे अनुनासिक स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, जिसमें चंद्र बिंदु लगा हुआ है, ये अनुनासिक स्वर है। उसके बाद आ जाते हैं हम व्यंजनानि में। व्यंजना नाम उच्चारणे कस्यचित् स्वरस्य सहायता अवश्यम भवति। यानी व्यंजन का जब उच्चारण हम करते हैं तब किसी स्वर की सहायता अवश्य होती है। अतः वर्णमालायां व्यंजनानाम उच्चारणार्थ सर्वत्र अ स्वरस्य योजन भवति। यानी वर्णमाला में जो व्यंजन होते हैं उसके साथ आ को जोड़ा जाता है। जैसे कि क जब हम पढ़ते हैं, ये क पढ़ते हैं तो इसके साथ आ का योग होता है। वैसे ही हम ऐसे खा पढ़ते हैं तो खा और आ मिलके आधा खा और आ मिलके पूरा खा बन रहा है। उसी तरह ग आधा ग और आ मिलके ग पूरा बन रहा है। यानी कि व्यंजन के साथ स्वर की आवश्यकता होती है। ठीक है। अत्र व्यंजनम केवलम क ख ग घ इत्येव अस्ति। यहाँ व्यंजन केवल क ख ग घ। जब हम अत्र अस्वरः केवलम उच्चारणार्थम योजिता अस्ति, यहाँ हम अस्वर को केवल उच्चारण के लिए लगा रहे हैं, मतलब उसे जोड़ रहे हैं। व्यंजना नाम चत्वारः भेदाः सन्ति।
व्यंजन के 4 भेद होते हैं। देखिए, जैसे वर्गयाः स्पर्शाः वर्णाः, तो व्यंजन के 4 भेद हैं। पहला है वर्ग या स्पर्श व्यंजन। देखिए, का वर्ग, खा वर्ग, का वर्ग, च वर्ग, ये है टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। तो इसके अलग अलग हैं। का के ये पूरा लाइन है। का वर्ग के अंतर्गत ये सब आ जाते हैं। च वर्ग के अंतर्गत च छ ज झ इया आ जाता है। ट वर्ग के अंतर्गत ट ठ ड ढ अणा आ जाता है। त वर्ग के अंतर्गत ता था दा धा ना आ जाता है। उसी तरह प वर्ग के अंतर्गत प फ बा भ मा आ जाता है। तो ये हमारा हुआ स्पर्श व्यंजन। उसके बाद है अंतस्थ वर्णा, यानी अंतस्थ वर्ण, जिसमें हमारी सांस बहुत ज़्यादा बाहर की ओर नहीं आती है, यानी जो अंदर अंदर रहते हैं, जिसे उच्चारण करने में हमारी सांस ज़्यादा बाहर नहीं आती। जैसे य, र, ल, फ। इसमें हमारा मुख जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत बड़ा नहीं खुलता है और जो सांस है वो बहुत ज़्यादा बाहर नहीं आती है। अंतस्था वर्णा बहुत्र स्वर्ण वर्णा नाम स्थाने जायन्ते। अंतस्थ वर्ण जो रहते हैं वो बहुत सारे स्वर के स्थान पे भी लगते हैं। अतः एते अर्धस्वराः इत्यापि उच्यन्ते, इसलिए इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है। जैसे जैसे ई और आ के योग से या बन रहा है, आधा या, और या के या में आ को जब हम योग करेंगे तब फिर वो पूरा या हो जाएगा। इस तरह से ये अंतस्थ वर्ण यूज़ होते हैं। जैसे री और आ को मिला के रा बन रहा है और रा में आ मिला के पूरा रा बनेगा। वैसे ही ली और आ मिला के ल और आ मिलाएंगे उसमें तो लिरी बन जाएगा। ठीक है, उ और आ मिला के व बनता है। इसी तरह जैसे ये इस तरह से हम जो देख रहे हैं ये एक तरह से संधि ही है। जैसे यदि धन अपि, यदि और अपि को मिला के यद्यपि बना। अब देखिए यहाँ पे ई और आ को कैसे हम जोड़ के या बना रहे हैं। यहाँ पे देखिए इसका अंतिम वर्ण, इसका अंतिम जो है ई है स्वर और इसका फर्स्ट है आ। तो ई और आ मिलके यहाँ पे हमको या मिल रहा है। यद्यपि, यद्यपि लिखते कैसे, यद आधा द फिर यपि। तो ई और आ मिलके यहाँ पे ई और आ मिलके हमारे पास वैसे ही या मिल जा रहा है। उसी तरह से पितृ आज्ञा, इसको भी देख लीजिए। यहाँ पे पितृ में ऋषि के री लगा हुआ है, यहाँ हमको ऋषि के री मिल रहा है और यहाँ पे बड़ा आ मिल रहा है तो पित्राज्ञा बना। वैसे ही री और आ मिलके ला बन रहा है। इसी तरह से सु और आ, सा में ऊ की मात्रा है तो अंतिम वर्ण हुआ इसका सु, ऊ की ऊ और यहाँ पे मिल रहा है आ, तो ये बना स्वागत। ठीक है, इसी तरह हम देखते हैं तीसरा ऊष्म वर्णा। ऊष्म वर्ण यानी होता है, ऊष्म का मतलब होता है गर्म, है ना। तो जिन वर्णों के उच्चारण में हमारी सांस बाहर आती है, ज़्यादा बाहर सांसें निकलती है, तब उसको हम बोलते हैं ऊष्म वर्ण। तो ये 4 तरह के हैं, श, स, स और ह। यहाँ आप देख ही रहे हैं ये चारों वर्ण जो है ये ऊष्म वर्ण है। तो इसी तरह है ऊष्मा नाम व्यंजन वर्णा नाम उच्चारण समय मुखात उष्ण वायु निस्सरति, यानी ऊष्म व्यंजन जो वर्ण होते हैं उसके उच्चारण के समय मुख से उष्ण वायु निकलती है, यानी गर्म हवा मुख से निकलती है, इसलिए हम इसे ऊष्म वर्ण कहते हैं। उसके बाद है चौथा अयोगवाहो वर्णो। अयोगवाह किससे किसे कहते हैं, जिसका किसी के साथ संयोजन ना हो। ठीक है, तो वो होता है अम और आह, जो किसी के साथ योग नहीं करते, अम और आह होता है वो। अयोगवाह विशिष्ट व्यंजन वर्ण अस्ति, ये एक विशिष्ट व्यंजन होता है। अत्र उच्चारणार्थम स्वरस्य संयोजनम पूर्वम भवति, इसके उच्चारण के पहले, इसके उच्चारण के लिए स्वर के संयोजन के पहले इसका हो जाता है इसका उच्चारण, ना तो पश्चात, बाद में नहीं होता है। अत्र द्वौ अयोगवाहो स्था, ये इसमें 2 अयोगवाह हैं। जैसे अम में हम अम के साथ, अम जब लिखते हैं हम तो अम के साथ क्या होता है, आ और अम की बिंदी मिलके अम बनता है, इसे अनुस्वार कहा जाता है। ये अनुस्वार बना, आ के साथ अम मिलके अनुस्वार, और आ के साथ जब विसर्ग मिलता है तो वह आहा बन जाता है। व्यंजने सह
सर्वेषाम् अपि स्वराणां संयोजनं भवति। व्यंजनों के साथ सभी स्वर के संयोजन होता है, स्वर का संयोजन होता है व्यंजनों के साथ। और व्यंजने सह स्वराणां संयोजनेन गुणिताक्षराणि भवन्ति। जब व्यंजन के साथ स्वरों का संयोजन होता है या मेल होता है तो उसे गुणित अक्षराणी कहलाते हैं। अब गुणित अक्षराणी क्या है आगे हम देखते हैं। गुणित अक्षराणी है स्वर और व्यंजन। ठीक है, तो स्वर जैसे हो गया हमारे पास ये आ ई उ। तो इसकी सभी की मात्राएं हैं। आ जो है इसकी मात्रा नहीं होती है। आ की मात्रा आप जानते ही आ है, ई की मात्रा है, ये ई की मात्रा, बड़ा ई की मात्रा, छोटा उ की मात्रा और बड़ा उ की मात्रा। तो हम इसका कैसे प्रयोग करते हैं आइए देखते हैं। जैसे हम इसे आधा का पढ़ते हैं, इसे हम आधा का पढ़ते हैं। जब हम इसके साथ आ को मिलाएंगे, का के साथ जब हम आ का संयोजन करेंगे तो ये हो जाएगा का। और जब हम का के साथ आ का संयोजन करेंगे तब वो बनेगा का। और जब ई का संयोजन करेंगे तो वो बनेगा की। और बड़ा ई का संयोजन होगा तो वो बनेगा की। छोटा उ का संयोजन होगा तो वो बनेगा कु। और बड़ा उ का संयोजन होगा तो बनेगा कु। इसी तरह आप ख ग घ ग सभी का बना सकते हैं। च का इसको बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आइए अब आगे देखते हैं हम। वदामः लिखामः च। आगे देखते हैं वदामः लिखामः च, यानी बोल रहे हैं और लिख रहे हैं। जैसे कि ये री है, इसकी मात्रा ये हो गई। ये री, इसकी मात्रा ये हो गई। ये हुआ री, इसकी मात्रा री हो गई। ए की मात्रा आपको पता है, ए की मात्रा, ओ की मात्रा और औ की मात्रा। हमें इसी तरह व्यंजनों के साथ मात्रा लगा के उसका उच्चारण करना है। ठीक है, लिखना है और उच्चारण करना है। जैसे हम का में री की मात्रा लगाएंगे तो क्री बना। फिर का में दो है री तो क्री बना। ये हुआ री, क्री हुआ। और ये का में ए की मात्रा के हुआ, का में ए की मात्रा कै हुआ, का में ओ की मात्रा कौ और का में ओ की मात्रा कौ। इसी तरह से खा से बनाते हैं हम। तो यहाँ खा में हम री बनाएंगे तो ये ख्री हो गया। यहाँ खा में हम री को 2 बार लगाएंगे तो ख्री हो गया। यहाँ खा में हम री की मात्रा लगाएंगे तो ये इस तरह से ख्री ऐसा हो गया। और खा में ए की मात्रा खे हो गया। खा में ए की मात्रा खे हो गया। खा में ओ की मात्रा खो। इसी तरह खा में औ की मात्रा खाओ। इसी तरह हम सभी व्यंजनों के इस तरह से बना सकते। यहाँ आप ग में लिखेंगे ग, उसके बाद घा, यहाँ पे ग का लिख लेंगे इस तरह, यहाँ घा का लिख लेंगे इसी तरह, यहाँ अंगा का लिख लेंगे। अब इसको आगे बताने की ज़रूरत तो नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं च छ ज झ यहाँ इसका और ट ठ ड ढ अणा इस तरह से आप पूरा इसको बना लेंगे। आगे हम देखते हैं अम की मात्रा, अम की और विसर्ग। देखिए अयोग वह जो है इसको कैसे यूज़ करते हैं। जैसे हम स्वर में अगर लगाएंगे तो कैसे पढ़ेंगे। आ में अगर ये है तो ये आ में अंग की बिंदी क्या हो जाएगा, अम, आम, इम, ईम, ऊम। और विसर्ग अगर हम उच्चारण करेंगे तो अहा, अहा, इही, इही, उहु, उहु। अब वयम अयोग वाहा नाम। अब हम अयोग वाहा का यूज़ कर रहे हैं। अयोग वाहा को कैसे यूज़ करेंगे। जैसे का के साथ एक स्वर लगा जैसे हम स्वर यहाँ आ ई कुछ भी लगा सकते हैं। और उसके साथ हम इसके साथ जब हम अनुस्वार लगाएंगे तो कैसे उच्चारण करेंगे ये देखते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे इसका करेंगे उच्चारण। तो क के साथ कोई भी स्वर लगाएंगे, जैसे आ ई कुछ भी लगाएंगे, उसके साथ अनुस्वार लगाने से कैसा उच्चारण होगा। क में अनुस्वार लगाया हमने कम, काम, आ की मात्रा के साथ हुआ। उसके बाद है का में ई की मात्रा की, अनुस्वार लगाया तो किम। का में बड़ा ई की मात्रा, अनुस्वार लगाया तो कीम। और का में उ की मात्रा और अनुस्वार लगाया तो कुम। और का में बड़ा उ की मात्रा, अनुस्वार लगाया तो कुम। इस तरह से हुआ। अब हम विसर्ग का कैसे उपयोग करते हैं। तो खा के साथ आधा खा है यहाँ और
उसके साथ कोई भी स्वर लगाएंगे और विसर्ग का कैसे उच्चारण करेंगे। खा के साथ केवल आ है, आ के योग में आहा बना है, विसर्ग लग गया तो खहा। खा में आ का योग हुआ, उसके साथ विसर्ग लग गया तो खाह। अब खा में ई की मात्रा लगाएंगे और विसर्ग लगाएंगे खीह। खा में बड़ा ई की मात्रा खीह, फिर खा में छोटा ऊ की मात्रा खूह, फिर खा में बड़ा ऊ की मात्रा खूह। तो दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल बिग थिंक एजुकेशन हब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाला वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके।